आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज सचिवालय में मानसून की तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कृषि, सिंचाई, नगर पंचायत, स्वास्थ्य गृह, हाइड्रा, आपदा प्रबंधन और अग्निशमन सेवाओं विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। मौसम विभाग के अधिकारियों ने दक्षिण पश्चिम मानसून से अपेक्षित वर्षा, अल नीनो की संभावित प्रभाव और अन्य संबंधित कारकों पर एक विस्तृत पावर पॉइंट प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आपदा प्रबंधन विभाग के पास उपलब्ध 1000 करोड़ रुपए का उपयोग निर्धारित मानदंडों के मुताबिक किया जाए। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और ढह चुके पुलों के पुनर्निर्माण के लिए धाराशायी तत्काल जारी करने का आदेश दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जान माल या पशुधन की किसी भी क्षति की सूचना मिलने पर बिना किसी विलंब की कार्रवाई की जाए, और कहा कि प्रभावित लोगों को जमीनी स्तर पर मौजूद अधिकारियों से तत्काल सहायता मिलनी चाहिए। आज हैदराबाद के रामंतपुर में एक कार तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से टकरा गई। ये दुर्घटना सुबह 8:30 बजे हुई, जब मेहदीपट्टनम रामनाथपुरम सड़क पर चल रही बस यात्रियों को बिठाने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास रुकी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में दिखाया गया है कि कार का इंजन कंपार्टमेंट बस के नीचे फंसा हुआ था। बस में सवार किसी भी यात्री को चोट नहीं लगी। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। मल्काजगिरी पुलिस ने 2 जून को होने वाले तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह के मद्देनजर यातायात प्रतिबंधों की घोषणा की है। यह पाबंदियां सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक लागू रहेंगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में होने वाले समारोह के नेतृत्व करेंगे। बेगमपेट से संगीत जंक्शन की ओर जाने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है पैराडाइज बैटनी क्लॉक टावर मार्ग का इस्तेमाल करें, जबकि ट्रिमोल घेरी की ओर जाने वालों को सेंट जॉन, रोटरी शयन, AOC और केवी के रास्ते बने फ्लाईओवर का इस्तेमाल करना चाहिए। सिकंदराबाद, बावनपल्ली, टैंगबंड और ट्रिमोलगेरी के बीच ट्रैफिक के लिए वैकल्पिक मार्गों का भी सुझाव दिया गया है। उत्सव के दौरान भारी वाहनों, RTC और निजी बसों को इस इलाके से दूर रहने की सलाह दी गई है। एक प्रेस रिलीज के मुताबिक जब तक ट्रैफिक प्रतिबंध लागू रहेंगे, तब तक केवल आपातकालीन वाहनों को ही वहां से गुजरने की अनुमति होगी। जगत्याल में जीप चलाते हुए फोन देखने के कारण एक युवक की जान चली गई। निवेश, अश्विन और अरुण नाम के 3 युवक एक थार गाड़ी में सफर कर रहे थे और साथ ही अपने मोबाइल फोन पर IPL का फाइनल मैच भी देख रहे थे। गाड़ी चला रहे युवक अरुण ने गाड़ी पर अपना नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सड़क किनारे बने एक खेती वाले कुएं में जा गिरी। ये घटना जगत्याल ग्रामीण मंडल के मोरालपल्ली में हुई। गाड़ी चला रहे जगत्याल के अरुण की कुएं में डूबने से मौत हो गई, जबकि निवेश और अश्विन को चोटें आई हैं, लेकिन वे बच गए। पुलिस और बचाव दल के लोगों ने अरुण का शव और गाड़ी को बाहर निकालने के लिए 2 घंटों तक कड़ी मेहनत की। हैदराबाद और तेलंगाना के अन्य जिलों में मतदाता सूचियों के SIR के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि ये प्रक्रिया 15 जून से शुरू होने वाली है। अंतिम मतदाता सूची में नाम न होने पर न केवल मतदान का अधिकार छीन जाएगा, बल्कि संबंधित अधिकारियों द्वारा नागरिकता की जांच भी की जा सकती है। बुधवार 27 मई को सुप्रीम कोर्ट ने न केवल भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूचियों के SIR करने के फैसले को सही ठहराया, बल्कि ये निर्देश भी दिया कि जिन मामलों में संदिग्ध नागरिकता के आधार पर मतदाता सूचियों से नाम हटा दिए गए थे, उन्हें फैसले के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा। सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी करने और उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद अगली विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनाव, इनमें से जो भी पहले से हो, पूर्व इस प्रक्रिया को पूरा करें। CJ कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि यदि सक्षम प्राधिकारी ये पाता है कि ऐसे हटाए गए व्यक्ति नागरिक है, तो उनके नाम मतदाता सूची में पुनः शामिल कर दिए जाएंगे। कर्नाटका कांग्रेस के मुख्य सचेतक सलीम अहमद ने कहा कि पहले चरण में मंत्रिमंडल में 10 से 15 लोगों को शामिल किया जा सकता है और दूसरे चरण में और लोगों को शामिल किया जा सकता है। मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले लोगों के बारे में मुख्यमंत्री और पार्टी आलाकमान फैसला करेंगे। उनका विस्तार हो सकता है दो बार। पहली बार मुझे लगता है 10-15 लोगों को लेंगे, उसके बाद दूसरा जो है चरण में दूसरे लोगों को लेंगे। तो अंतिम डिसीजन CM और हाईकमान डिसाइड करेंगे किसको मंत्रिमंडल लेना है, किसको मौका मिलना है।
एक वायरल ऑडियो क्लिप के बारे में जिसमें कथित तौर पर उनकी और कर्नाटका कांग्रेस नेता BZ जमीर अहमद के बीच फोन पर बात हुई है। कर्नाटका अल्पसंख्यक विकास निगम के निदेशक मोहम्मद सिराज ने कहा कि ये 100% झूठ है। जमीर ने मुझसे इस तरह की किसी भी बात पर बिल्कुल भी बात नहीं की है। इसे पूरी तरह से मनगढ़ंत बनाया गया है। इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। हो सकता है कि हमारे जिले के लोग ही इसके पीछे हैं। ये एक अलग मोड़ है क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह 3 तारीख को होना है। डिप्टी CM पद की दावेदारों की सूची में जमीर का नाम अभी भी सबसे ऊपर है। हमारे समुदाय के नेता ऐसा कर सकते हैं और दूसरे समुदाय के नेता भी ऐसा कर सकते थे। पूरा समुदाय चाहता है कि वो डिप्टी CM बने। ऑडियो बोल रहे हैं। नहीं, ये वीडियो ऑडियो जो मैं सुना वो पोलिंग के दिन का ऑडियो करके दिखा रहे हैं। पोलिंग के दिन मैं बात कर रहा हूँ, कोई बूथ में इतना काम किया उतना काम किया करके, सब झूठ है, क्रिएटिव है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये सभी क्रिएटिव ये है ऑडियो। इसमें ना तो जमीर साहब इस तरीके से बात किए, ना मैं उस तरीके से बात किया हूँ। जमीर साहब जब भी बात किए पार्टी के जीत के लिए, पार्टी के काम करने के लिए ही बात किए, दूसरी बात के भी नहीं। ये हो सकता है कि हमारे जिले के लोग भी कर सकते हैं। जिले के लोग करके अभी क्रूशियल टाइम है कि 3 तारीख को वोट सेरेमनी है। जमीर साहब का नाम पहले नंबर पर चल रहा है कि उनको DCM दिया जाए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया जाए। ये कम्युनिटी के लीडर्स भी कर सकते हैं, दूसरे कम्युनिटी के लीडर्स भी कर सकते हैं। आप सोचिए इतने दिन के बाद इलेक्शन हो के 9 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट, 9 तारीख को इलेक्शन हुआ, रिजल्ट भी 4 तारीख को आया, जीत भी हो गई। इतने दिनों के बाद आज 2 दिन के पहले अभी जमीर साहब को वोट लेना है। उस टाइम पे मेरा नाम जुड़ा के जमीर साहब को फोन में बात किया करके अभी बोल के ये जमीर साहब को बैकिंग करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। जमीर साहब से आप बात किया? जमीर साहब से बात नहीं हुई। जमीर साहब से ईद के दिन बात हुई थी। मैंने ईद को विश करने के लिए फोन किया था, विश करके रख दिया। आप जो कंप्लेंट देना चाहते हैं? क्या बोले? क्या कंप्लेंट देना चाहते हैं? नहीं, कंप्लेंट में अभी लीगल एडवाइस लूंगा। लीगल एडवाइस लेके लीगल एडवाइस मुझको जो लीगल एडवाइस देंगे, अगर सही है तो कंप्लेंट दूंगा, नहीं तो जो बोलेंगे वो करूंगा इंशाल्लाह। तो लोग, आप मीडिया के मुखांतर में बोलना चाहता हूँ, जितना भी षड्यंत्र जमीर साहब के विरुद्ध कर लें तो कुछ भी करने वाले नहीं है। आप ऐसे ही षड्यंत्र करते रहेंगे, जमीर साहब आगे जाते रहेंगे। बस इतना मीडिया के लिए बोलना चाहता हूं। सर, ऑलरेडी आप डिसमिस हुआ है कांग्रेस पार्टी का आज। तमिलनाडु में भाजपा को बड़ा झटका लगने की खबरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। दावा किया जा रहा है कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी को छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही वो एक नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं, जिसके बाद इन खबरों पर सियासी हलचल तेज हो गई। इन तमाम कयासों पर भाजपा के सांसद दिनेश कुमार शर्मा ने जवाब दिया है। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने अन्नामलाई के भाजपा छोड़ने की खबरों को एक सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की सारी बातें सही हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अभी वर्तमान में अन्नामलाई जी भाजपा के साथ जुड़े हैं और एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में उनकी उपयोगिता है। इस दौरान उन्होंने राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि वो जिस तरह से सदन में व्यवहार करते हैं उन्हें उससे शर्म आती है। अगर उन्हें भारत में रहने में शर्म आती है तो उनके लिए पाकिस्तान से अच्छा स्वर्ग नहीं होगा। कमर्शियल LPG की कीमतों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोढ़े पाटिल ने कहा कि इसकी वजह से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का खतरा है। खासकर छोटे भोजनालय मालिकों के लिए पैसे का लेन देन रुक गया है और इसका असर बड़े पैमाने पर आमदनी पर पड़ेगा। ये सरकार जनता का शोषण करती है, उन्हें परेशान करती है। ये देख रहे हैं कि आम लोग कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। ये सभी बातें सरकार की आर्थिक व्यवस्था और विदेश नीति की नाकामी और विफलता को उजागर करती है। नीट के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि नीट और CBSE भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। 114 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। इसमें शामिल लोग और कंपनियां साथ ही परीक्षाओं के मूल्यांकन और आयोजन के लिए दिए गए ठेके साफ तौर पर दिखाते हैं कि ये एक साजिश का हिस्सा है। नहीं, इससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ने की संभावना है। ढाबे, छोटे होटल, छोटे दुकान, टिल्लू सिलेंडर का भी बड़ा ही होगा, कैस्केडिंग इफेक्ट तो होता ही है। तो काफ़ी सारे रोज़गार पर इसका असर होगा। लोग बाहर खाना नहीं खा पाएंगे और कई जगह ऐसा दिखा है कि सिलेंडर की शॉर्टेज की वजह से कई आइटम्स जैसे भाकरी है, जिसको थोड़ी गैस लगती है, वो आइटम भी बनना बंद हो गए हैं। तो बड़े पैमाने पर एक सर्कुलेशन ऑफ मनी जो कहते हैं हम, और उसके वजह से वो रुक गया है और उसकी वजह से रोज़गार पे
बहुत बड़ा असर जो है वो पड़ने वाला है। शायद मोदी जी अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं कि मैं कितना तुमको तकलीफ दे सकता हूँ और आप कितनी तकलीफ सह सकते हैं। अभी तक उनकी मर्यादा ख़त्म नहीं हुई है तकलीफ सहन करने की। वो कहते हैं कि 500 रुपये का पेट्रोल भी हो जाए तो भी हम खरीदेंगे मोदी जी के लिए। तो अभी ऐसा है कि $97 है अभी हमारा कच्चा तेल, जिससे गैस बनती है, जिससे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, CNG वगैरह सब जो बनते हैं। और इतना कम होने के बावजूद भी 100 रुपये के ऊपर 112, 110, 104, 105 ऐसा पेट्रोल है और डीजल भी 100 रुपये के आसपास है। तो और CNG के रेट तो बढ़ते ही जा रहे दिन ब दिन और भी आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये सरकार जो है ये जनता को चूसने वाली सरकार है, ये जनता को तकलीफ देने वाली सरकार है और ये जनता की परीक्षा ले रही है कि जनता कब तक ये सहन करती है। देखिए, नीट और CBSE जो है वो सरासर हमारे भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। लगातार पेपर लीक होते जा रहे हैं। ये सरकार का नाम पेपर लीक सरकार ऐसा रखा तो कुछ गलत नहीं होगा। 114 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं और इस पेपर लीक में जो लोग इन्वॉल्व है, जोशी जैसे लोग, जो कंपनियां इन्वॉल्व है, जिस तरह से ठेके दिए गए हैं इनको पेपर चेक करने के, एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के, उससे स्पष्ट तरीके से दिखता है कि ये पूरा षड्यंत्र है, इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये षड्यंत्र कुछ यूपी का गाजियाबाद जिले में 11वीं में पढ़ने वाले 17 वर्षीय सूर्या की हत्या के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस ने खोड़ा क्षेत्र का निवासी आरोपी असद के सीने में गोली मारी थी। इलाज के दौरान आरोपी की मौत हो गई। इस एनकाउंटर को कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने पूरी तरह से गलत ठहराया है। हुसैन दलवाई ने कहा कि मैं एनकाउंटर के बिल्कुल खिलाफ हूँ। एनकाउंटर करने या उसे गोली मारने का मतलब है कि देश की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना। मैं एनकाउंटर के बिल्कुल खिलाफ हूँ। एनकाउंटर करना इसका मतलब ऐसा लॉ एंड ऑर्डर आप अपने हाथ में लेना, आप गैर कानूनी काम करना, इसका मतलब ऐसा होता है। कहाँ न कहाँ सरकार ने कभी भी इस तरह से कानूनी बात अपने हाथ में लेना बिल्कुल गलत बात है। केरल में कांग्रेस विधायक संदीप वॉरियर को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। एक अज्ञात शख्स ने उन्हें फ़ोन पर गोली मारने की धमकी दी। इसके बाद विधायक संदीप ने पुलिस को जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। धमकी के बाद चंदेरा पुलिस ने केस दर्ज किया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि धमकी देने वाला शख्स केरल का ही रहने वाला हो सकता है। पुलिस के मुताबिक संदीप वॉरियर को धमकी भरा ये कॉल यूपी के बनारस से किया गया था। फिलहाल कॉल डिटेल्स जुटा ली गई है और इसके हर हिस्से की जाँच की जा रही है। पुलिस फ़ोन करने वाले शख्स की पहचान के बारे में पता लगा रही है ताकि उसकी की गई कॉल के पीछे का क्या मकसद था, क्या सिर्फ डराने की कोशिश या फिर उसे सचमुच मारने की कोशिश की जा रही है। साइबर पुलिस भी इस मामले में मदद कर रही है। संदीप वॉरियर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लीडर है और KPCC के जनरल सेक्रेटरी में से एक है। वह भी 16वीं नियम सभा में कासरगोड जिले के त्रिकारीपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक है। संदीप वॉरियर ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2000 स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से की थी। LK आडवाणी के विकास के वादों से प्रभावित होकर वे भारतीय जनता पार्टी में एक युवा नेता के तौर पर शामिल हुए थे। यहाँ उन्होंने राज्य प्रवक्ता के तौर पर काम किया था। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।